नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु और मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। आज हम बात करने वाले हैं ऊंची ब्याज दरों में निवेश के क्या विकल्प आपके पास हैं और उसमें स्पेशली हम टारगेट मैच्योरिटी फंड की बात करेंगे, जहां पर आपको ऊंची ब्याज दरों में पैसे लॉक इन करने का मौका मिलता है। जहां एक तरफ टारगेट मैच्योरिटी फंड का निवेश सरकारी सिक्योरिटीज के हाई क्वालिटी पेपर में होता है, तो वहीं फंड में कम जोखिम में हाई लिक्विडिटी का भी आपको फायदा मिलता है। जानेंगे टारगेट मैच्योरिटी फंड की खासियत और इसके साथ ही जानेंगे कब आ सकती है भारत बॉन्ड ईटीएफ की चौथी किस्त। चर्चा में हमारे साथ फिलहाल शामिल हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका मनी गुरु के आज के इस खास पेशकश में। कई चर्चाएं वैसे हम आपके साथ कर चुके हैं, क्योंकि न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में ब्याज दरें आसमान छू रही हैं और आगे भी इनसे बढ़ोतरी की पूरी संभावना ही जताई जा रही है। हमेशा ये एक बहस छिड़ती है कि ऐसी ब्याज दरों के ऊंची दौर में रहने पर जो स्पेशली फिक्स्ड इनकम ऑप्शन होता है या डेट ऑप्शन होता है, उसमें निवेशकों को स्ट्रैटेजी रखनी क्या चाहिए। क्या एफडी अट्रैक्टिव है ऑप्शन या फिर डेट फंड अभी भी बेहतर ऑप्शन है, अगर हम रिटर्न और टैक्स के लिहाज से आपसे चर्चा करें तो। इसलिए फिर से वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अगली बार जब एक बार फिर से आरबीआई की बैठक होगी, उसमें यही कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी और न सिर्फ दुनिया में, देश बल्कि दुनिया में, जैसा मैंने बोला, ब्याज दरों में बढ़ोतरी है। तो एफडी या फिर डेट? स्वाति जी, इतना क्लियर आंसर शायद ही हमें फाइनेंस वर्ल्ड में इजीली मिलता है। बट एफडी करनी नहीं चाहिए। जिसकी भी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट की इनकम हो तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अपनी बैंक से इतना प्रेम हो कि उनको आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, बट आई थिंक देयर इज नो लॉजिक। अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आज के एफडी के दौर में आपको 4.5% पोस्ट टैक्स मिलता है अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं। टारगेट मैच्योरिटी फंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा देके आप अगर 6.25 6.5 कमा सकते हैं, 3 से 5 साल की अवधि के लिए भी एफडी लोग करते हैं। तो अगर आपको 2% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा दे सकती है टारगेट मैच्योरिटी फंड के माध्यम से, तो रिटर्न क्यों छोड़ी जाए। क्योंकि कम ही ऐसे जिंदगी में मौके मिलते हैं जहां आप रिस्क घटा के रिटर्न बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है विजावी एनीबडी इन द कंट्री। तो रिस्क घट रहा है, आपका डूबने की संभावना नील है, क्योंकि रुपी के बॉन्ड की बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करके भी आपको पैसा वापस कर सकती है। सो बैंक से ज्यादा रिस्क, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिस्क कम होगा। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज रिटर्न बढ़ रहा है, रिस्क घट रही है और आपको 2% पर एनम ज्यादा मिल सकता है 3 से 5 साल की अवधि की, अगर आप लॉक इन करें टारगेट मैच्योरिटी फंड। तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता एफडी करने का फॉर द हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट। अगर आप जीरो टैक्स ब्रैकेट में हैं तो इतना अंतर नहीं है या ना के बराबर अंतर है। हमारे साथ इस पर और ज्यादा अपने व्यूज शेयर करने के लिए एक और खास मेहमान है, उनका भी परिचय करा देते हैं। एडवाइस एएमसी के एमडी एंड सीईओ राधिका गुप्ता। राधिका, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका मनी गुरु में। आपके शो ज्वाइन करने से पहले फिरोज से मैं यही जान रही थी कि जब भी ब्याज दरों में बढ़ने का दौर यहाँ पर हम देखते हैं तो निवेशकों में एक कंफ्यूजन रहता है कि अपना डेट पोर्टफोलियो बनाए कैसे। अगेन एफडी अट्रैक्टिव लगने लगती है, डेट फंड में लगता है कि अब आगे स्ट्रैटेजी क्या रखें। तो वही सवाल जो मेरा फिरोज से था, आपसे भी बिल्कुल डायरेक्ट सवाल यही होगा कि ब्याज दरों के बढ़ते दौर में क्या डेट फंड में इन्वेस्टमेंट अच्छा ऑप्शन है या फिर फिक्स डिपॉजिट, जो कि एक एज ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है फिक्स इनकम में निवेश का। तो मैंने फिरोज की बात सुनी है और मैं ये कहूंगी कि अगर मैं बिल्कुल उनकी बात एको करूंगी, अगर आप फुल टैक्स ब्रैकेट में हैं तो एफडी तो आपको नहीं नहीं और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एफडी से फार बेटर ऑप्शन जिनका उन्होंने जिक्र किया, टारगेट मैच्योरिटी फंड, जो कि एक बहुत साधारण तरह का डेट फंड है और आज के दौर में आपको मिल रहा है, वो आपको 2% बेटर पोस्ट टैक्स रिटर्न देता है। और हम देश में हमने पहला टारगेट मैच्योरिटी फंड लॉन्च किया जिसका नाम भारत बॉन्ड है, एंड वी आर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस मार्केट। आज आपको टारगेट मैच्योरिटी फंड के जरिए 2023 से लेके 2037 तक के निवेश के ऑप्शन हैं। तो मेरा मानना है कि निवेशकों को जो डेट इन्वेस्टिंग है वो बहुत साधारण रखनी चाहिए, उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहिए।
अपने गोल, ये ज्यादा मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है। अपने गोल सोचने चाहिए कि मेरे पास 100 रुपए हैं, ऐसे उसमें से 20 रुपए मुझे 3 साल में चाहिए, उसमें से 80 रुपए और या 60 रुपए मुझे 10 साल में चाहिए, कुछ 10 रुपए 15 साल में चाहिए। और उस बेसिस पे अलग अलग मेच्योरिटी के आप टारगेट मेच्योरिटी फंड चूज करें, जिनमें कि जैसा उन्होंने कहा, या तो स्टेट या गवर्नमेंट को आप को आप लेंड कर रहे हैं, तो ये बहुत साधारण तरीका है फिक्स्ड इनकम में निवेश करना। गोल डिसाइड करिए, टाइम डिसाइड करिए, टारगेट मेच्योरिटी फंड चूज करिए, और 2% पोस्ट टैक्स बेटर रहेगी। इंटरेस्टिंग। टारगेट मैच्योरिटी फंड इनफैक्ट पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है इस सेगमेंट ने। राधिका ने भी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। फिरोज, अगर मैं अब एक थोड़ा बेसिक की तरफ आऊं, जो निवेशक हैं जो शायद ज्यादा वाकिफ नहीं है डेट में इस ऑप्शन से या टारगेट मैच्योरिटी फंड से, तो उनके लिए मैं आपसे समझना चाहूंगी टारगेट मैच्योरिटी फंड को हम किस तरह समझें। स्वाति जी देखिए, टारगेट मैच्योरिटी फंड, जैसे राधिका जी ने कहा कि वो पहली इन्वेस्टमेंट जो टारगेट मैच्योरिटी फंड की थी वो भारत बॉन्ड ETF थी। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के बॉन्ड खरीदे जाते थे और उनको मैच्योरिटी तक होल्ड करने का वादा था, राइट। तो ये जो फंड मैनेजर की ऑब्जेक्टिव है कि उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे हम, तो मैनेजमेंट कम हो जाती है। आप जो खरीदते हैं वो बॉन्ड पोर्टफोलियो होल्ड करता है अनलेस अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होती है। तो आप अगर 10 साल के लिए फंड मैनेजर वो बॉन्ड खरीद के होल्ड कर रहे हैं, तो उसका जो ब्याज आता है वो ब्याज पे टैक्स आपको अपनी जेब में नहीं आता है, ब्याज फंड के अंदर जाता है, तो आपको टैक्स नहीं लगती, टैक्स डेफरल हो जाती है। सो कुल मिला के टारगेट मैच्योरिटी फंड एक सिंपल सा सरल सा कॉन्सेप्ट है। फंड मैनेजर बॉन्ड्स खरीदते हैं और उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। एक बॉन्ड हो सकता है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 2 बॉन्ड हो सकते हैं, या 10-15 बॉन्ड भी हो सकते हैं। जहां तक कि मुझे याद है 10 से 12 बॉन्ड थे भारत बॉन्ड ETF में जो पहला वाला लॉन्च हुआ। तो फंड मैनेजर ने खरीदा और होल्ड किया। तो ब्याज पर आप जो उम्मीद करते हैं वो एग्जैक्टली सेकंड डेसिमल नहीं मिलेगी आपको, ये मान के चलें। अगर आप 7 की उम्मीद कर रहे हैं, वो बॉन्ड की यील्ड आपने लॉक इन की हो, तो 7.25 भी हो सकता है, 6.75 भी हो सकता है, बट FD से ज्यादा तो मिल ही जाना चाहिए, इज द पॉइंट। रहा सवाल टारगेट मैच्योरिटी फंड में कौन से किस्म के बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं। 3 डिफरेंट किस्म के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट का खरीद लिया, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का खरीद लिया, या PSUs का खरीद लिया जो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, और चौथा कॉर्पोरेट बॉन्ड का खरीद लिया। मेरा ये मानना है कि अगर कोई रिटेल निवेशक है तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU और स्टेट डेवलपमेंट लोन के भीतर ही रहे तो अच्छी खासी रिटर्न मिल जाती है, और फंड मैनेजर भी वो जांच परख के ही लेते हैं, तो आपको चिंता की बात नहीं होती। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें ओपन एंडेड नेचर है। जैसे भारत बॉन्ड ETF एक ETF है, तो एक्सचेंज पे आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, और दूसरे टारगेट मैच्योरिटी फंड्स ओपन एंडेड होते हैं, तो लिक्विडिटी का भी टेंशन नहीं है। पहले एक दूसरा कॉन्सेप्ट था, उसको कहते थे फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, FMP, उसमें लॉक इन हो जाती थी, तो आपको लिक्विडिटी में बड़ी कठिनाई होती थी। तो इधर लिक्विड भी है, इस पे आप लोन भी ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं, अगर आपको छेड़खानी नहीं करनी हो। जैसे FDO पे लोन मिल जाता है, वैसे ही इन पे भी आप आराम से कोई भी बैंक से ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। जब भी अगर आपको लिक्विडिटी की जरूरत हो तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, आप बैंक का पैसा इस्तेमाल मोमेंटरीली कर भी सकते हैं। ओके राधिका, टारगेट मैच्योरिटी फंड की क्योंकि यहाँ पर चर्चा हो रही है, जैसा उसकी खासियत के बारे में फिरोज ने भी बताया, जो टारगेट मैच्योरिटी फंड शॉर्ट फॉर्म है TMF हम इसको अगर कहें, पैसिवली मैनेज्ड फंड के डेट कैटेगरी में आते हैं, और हमें मालूम है कि एक्टिव डेट फंड्स भी हैं। अब एक नॉर्मल निवेशक की समझ के लिए मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या है मतलब दोनों के खासियत, एक एक्टिवली मैनेज्ड डेट फंड और समथिंग लाइक टारगेट मैच्योरिटी फंड का। टारगेट मैच्योरिटी फंड दोनों को मैं समझाती हूँ। टारगेट मैच्योरिटी फंड में जैसा कि फिरोज ने कहा, आपने जैसे 8 बॉन्ड लिए, भारत बॉन्ड ETF का एग्जांपल ले लें, 8 से 10 बॉन्ड लिए, उन्हें खरीदे, और अगर उसकी मैच्योरिटी से 8 साल है या 7 साल है, तो आप 7-8 साल तक वो ही बॉन्ड होल्ड करेंगे, बीच में आप उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अब एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है जो एक जाना माना एक्टिवली मैनेज्ड फंड का कैटेगरी है, या बैंकिंग PSU फंड है,
उसमें आप बॉन्ड्स लेंगे, लेकिन आप उन्हें बाय और सेल करते रहेंगे फंड मैनेजर की उसके हिसाब से। तो ये एक बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी नहीं है ना। टारगेट मैच्योरिटी फंड क्योंकि एक पैसिव फंड है, उसमें एक इंडेक्स है, तो वो इंडेक्स बताएगी कि भाई कि सिर्फ सरकारी खरीद सकता है, सिर्फ स्टेट खरीद सकता है, सिर्फ पीएसयू खरीद सकता है या प्राइवेट भी खरीद सकता है। इसमें फंड मैनेजर की लीवे नहीं है। एक्टिवली मैनेज फंड में हाँ फंड मैनेजर की लीवे है, और ऑब्वियसली एक्टिवली मैनेज फंड का कॉस्ट पैसिवली मैनेज फंड से थोड़ा ज्यादा होता है। मुझे क्यों लगता है, और मैं आपको एक स्टेटिस्टिक शेयर करना चाहती हूँ कि टारगेट मैच्योरिटी फंड टीएमएफ कैटेगरी वाज लॉन्च दिसंबर 2009 में 19 में भारत बॉन्ड ईटीएफ के साथ। आज ये कैटेगरी 1.2 लाख करोड़ की है। लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स को छोड़ के ये सबसे बड़ी डेट कैटेगरी है सिर्फ 3 साल में, और डेट में इतना कुछ हुआ है। तो कुछ तो इसमें बात है जो कंज्यूमर्स इसको चूज कर रहे हैं एक्टिवली मैनेज फंड्स के ऊपर। मैं शायद मेरे में बायस है क्योंकि हम लार्ज एक टारगेट मैच्योरिटी फंड बिजनेस चलाते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि हिंदुस्तानी कंज्यूमर जो एक एफडी का निवेशक है वो बहुत सरल चीज चाहता है फिक्स्ड इनकम के लिए, कि कितने समय के लिए निवेश करूं और क्या मुझे मिलेगा। प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि अगर वो बेटी की शादी है, बेटे की शादी के लिए 5 साल का निवेश कर रहा है तो उसे बीच में ऑयल के बारे में सोचना पड़े और यूक्रेन के बारे में सोचना पड़े और आरबीआई के बारे में सोचना पड़े। एक पॉइंट के लिए निवेश करना चाहता है, एक रिटर्न कमाना चाहता है। तो डेट फंड में, पैसिवली मैनेज टारगेट मैच्योरिटी फंड में, ये एक प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न मिल जाती है, इसीलिए ये कैटेगरी इतनी जल्दी ग्रो की है। वो एक एक्टिवली मैनेज फंड में शायद आपको ना मिले। प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न, ये आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, और एक जो निवेशक की मानसिकता है उसको कहते हैं ना कि सही नब्ज पकड़ के आपने इसको एक्सप्लेन किया कि हम एक्चुअली किसी एक फंड से चाहते क्या हैं। तो इस खासियत को ध्यान में रखते हुए फिरोज, हम कहते हैं जैसे टारगेट मैच्योरिटी फंड में कम जोखिम है, बेहतर रिटर्न का अच्छा जरिया है, और किसी एक डेट ऑप्शन में किसी निवेशक को क्या चाहिए। पर अगर टैक्स के लिहाज से भी समझें तो यहाँ पर भी कुछ बेनिफिट्स हैं, खासियत है एक टारगेट मैच्योरिटी फंड की विजावी एक जो हम एक एक्टिव डेट फंड को समझते हैं। तो स्वाति जी, इसके पहले कि मैं टैक्स पे आऊं, जैसे आपने कहा कि इसमें जोखिम कम है, तो हर निवेशक को यह समझना है कि जोखिम दो किस्म की होती है डेट फंड में। एक जोखिम यह होती है कि आपने किसी को पैसा दिया, वो डूब गया, आपको पैसे लौटा नहीं पाए। ये सिंपल सी बात है, आपने अपने दोस्त को पैसे दिए और वो उसका बिजनेस ठप हो गया, आपको पैसे वापस नहीं किए, तो वो एक, उसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। दूसरा होता है कि ब्याज दरें ऊपर नीचे जाएं तो आपके जो बॉन्ड की प्राइसेस जो हैं, जो दाम पे आपने बॉन्ड खरीदा उसकी भी प्राइसेस ऊपर नीचे जाती हैं। तो ये क्रेडिट रिस्क आपकी मिटिगेट हो जाती है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू पे तवज्जो देते हैं। दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क जिसको कहते हैं, बॉन्ड की जो प्राइसेस की उतार चढ़ाव होती है, ब्याज दरों की मूवमेंट जो रोज होती है उसके आधार पे, उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। टारगेट मैच्योरिटी फंड की ये खासियत है कि जैसे वक्त बीतता है इंटरेस्ट रेट रिस्क उसका कम होता जाता है, क्योंकि जैसे राधिका जी ने कहा कि 8 साल के बॉन्ड खरीदे और उसको हमने छेड़खानी नहीं की, तो अगर 7 साल बीत जाते हैं तो आपके पास कितने साल के बॉन्ड होंगे? अब सिर्फ 1 ही साल मैच्योरिटी के लिए होगा। तो जैसे वक्त बीतता है, जब उसकी अवधि कम होती जाती है रेसिडुअल, तो उसका इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होता है। तो ये दोनों किस्म की रिस्क को टारगेट मैच्योरिटी फंड कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। एक इंटरेस्ट रेट रिस्क वक्त से धीमे धीमे जख्म की तरह अपने आप को ऑटोमेटिकली नेग्लिजिबल कर देता है। रहा सवाल टैक्सेशन का, एक्टिव फंड मैनेजमेंट और टारगेट मैच्योरिटी फंड में टैक्स का अंतर नहीं है। जो अंतर है टैक्स का, वो एफडीओ से या बॉन्ड्स जो आप डायरेक्टली खरीदते हैं उसके मुकाबले, जो दोनों डेट के कैटेगरीज हैं, एक्टिव और पैसिव, दोनों के मुकाबले ये दो डेट की कैटेगरी हैं, उनकी टैक्स इतनी उम्दा है कि आपको एफडी खरीदने पे 35% की भी टैक्स लग सकती है, 33-35 की, बट ये खरीदने की और 3 साल होल्ड करने की इफेक्टिव टैक्स 5 से 7% लग सकती है इंडेक्सेशन के बाद। तो पूरी चीज समझाने के बदले मैं आपको बोल रहा हूं कि 35% की टैक्स कहां है, 6 से 7% की टैक्स लगती है अगर आप महंगाई को 5% माने तो, राइट। सो इसीलिए मेरा ये मानना है कि टैक्स वाइज बोथ दीज डेट प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, बट खासियत यह है कि फंड मैनेजर को कुछ करना नहीं पड़ता तो कॉस्ट बड़ी कम हो जाती है।
कॉस्ट ना के बराबर हो जाती है। एक्टिव में कॉस्ट होती है क्योंकि फंड मैनेजर लगेगा, फंड मैनेजर के एनालिस्ट लगेंगे, दिमाग लगेगा, तो कॉस्ट ज्यादा होती है क्योंकि लोग इन्वॉल्व हैं। मनी गुरु में आज हमारे साथ एडलवाइस एएमसी के एमडी एंड सीईओ राधिका गुप्ता और आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज से कर रहे हैं खास चर्चा। राधिका, हर एक फंड का, हर एक स्कीम का अगर खासियत होती है तो कुछ जोखिम भी होते हैं जो निवेशकों को समझना और जानना बेहद जरूरी है। स्पेशली जब हम टारगेट मैच्योरिटी फंड की बात कर रहे हैं, कुछ रिस्क इससे जुड़े हुए हैं, स्पेशली जो हाई रिस्क प्रोफाइल है, इन्वेस्टर हैं, उनको कितने परसेंटेज रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में ऐसे किसी स्कीम का? देखिए, आई थिंक डेट का जो निवेश है, एक तो निवेश एक बहुत पर्सनल चीज है और आपको अपने गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक करना चाहिए ना। ये एक प्रिडिक्टेबल रिटर्न इन्वेस्टमेंट है और प्रिडिक्टेबल रिटर्न का मतलब है कि उससे ज्यादा नहीं मिलेगा और उससे बहुत कम नहीं मिलेगा। तो से अगर आप 2027 की किसी टारगेट मैच्योरिटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर वो 7.5% का यील्ड दिखा रहा है, तो आपको वो ही मिलेगा, उसके 5-6 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आई थिंक जब आपको निवेश करना चाहिए टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में, तो आपको अपने गोल्स के हिसाब से करना चाहिए। मैं कहती हूँ आप अपना पैसा लीजिए, वही 100 रुपए का एग्जाम्पल देती हूँ, और उसको बांटिए अलग अलग हिस्सों में कि आपको कितने समय के लिए 20 रुपए रखने हैं, कितने के लिए 30, और जो आपका टाइम होराइजन है उसे फंड की मैच्योरिटी में मैच करिए। जहां तक जोखिम का सवाल है, जैसे कि फिरोज ने कहा, अगर आप निवेश करें सरकारी या स्टेट या AAA PSU के उसमें, तो वहां क्रेडिट रिस्क तो है नहीं। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क की जहां तक बात है, अगर आप इस फंड को अपनी मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, जैसे 2027 का फंड है, उसे आप 27 तक होल्ड करेंगे, तो आपकी कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं है। लेकिन बीच में अभी से लेके 2027 तक जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो आपकी एनएवी नीचे जाएगी। तो इसको आपको रखना है इस हिसाब से, इसको आपको लिक्विड फंड की तरह नहीं देखना है। अगर आप 2027 में निवेश कर रहे हैं तो आप ये सोच के निवेश करिए कि मैं तभी निकालूंगा, लिक्विडिटी है, निकाल सकते हैं, लेकिन इंटरम तौर पे आपको शायद वो रिटर्न ना मिले। तो बीच में एनएवी फ्लक्चुएशन, जिसे हम मार्क टू मार्केट कहते हैं, उसकी संभावना है। लेकिन मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो फिर आपकी एफडी वाली एक्सपीरियंस होगी। बिल्कुल। और कैसे निवेशकों के लिए फिरोज आपको लगता है कि टारगेट मैच्योरिटी फंड एक अच्छा बेट साबित हो सकता है? स्वाति जी, मेरे हिसाब से हर निवेशक के लिए अच्छा बेट साबित हो सकता है, क्योंकि किसी के पास भी एक शॉक अब्जॉर्वर, डेट एक शॉक अब्जॉर्वर का काम करता है, ताकि आप इक्विटी पे तवज्जो दे सकें। डेट आपको सुकून देता है। डेट में 25 पैसा ज्यादा बनाना, आधा % ज्यादा बनाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इक्विटी पे तवज्जो दें, वहां रिस्क लें, वहां रिटर्न कमाएं, हाई इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स। और डेट में जितना दिमाग कम लगाना पड़े उतना अच्छा। पॉइंट 1। सो इट इज मेंट फॉर एवरी इन्वेस्टर। अब मैं आपको अपनी बात बोलूं तो मेरा एक ही टारगेट मैच्योरिटी फंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेट, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे डिवर्सिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दे रहा हूं, क्योंकि उसके डूबने की संभावना सबसे कम है मुकाबले पूरे इंडियन कॉर्पोरेट हो या कोई भी। तो मेरा पैसा, टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ एक ही जगह पे। अब हमारे पास मेरे 270 कोलीग्स हैं जो प्राइवेट बैंकर या वेल्थ मैनेजर जो कहना है, उनसे मैंने सर्वे की, एक के पास भी फिक्स डिपॉजिट नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जानकार है, उनको पता है कि अगर मुझे 2% ज्यादा मिल सकता है तो मैं एफडी में क्यों जाऊं। मैं एक HNI से मिला, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। वो कहते हैं कि मैं अपने पापा के नाम पे एफडी करता हूं ताकि मुझे आधा % ज्यादा मिल सके सीनियर सिटीजन के चक्कर। वो आधे % को नहीं छोड़ना चाहते, बट इधर 2% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा देना चाहती है, वो लेना नहीं चाहते। और बहुत सारे लाख करोड़ एफडी में पड़े हैं क्योंकि लोगों के पास जानकारी का एक्स्ट्रा रिटर्न मिले कम रिस्क में तो लेना चाहिए। सो हु शुड बी एन इन्वेस्टर? हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट वाले तो सबको ही। अगर 10 से 20% की टैक्स में है तो भी ये ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा अच्छा विकल्प है। और फंड मैनेजर भी होते हैं तो PSU में भी डालें, स्टेट गवर्नमेंट में डालें, तो डर नहीं है कि आपको एनालिसिस करनी है। ईडलवाइज जैसी AMCs हैं जो प्रोफेशनली रन है, सो दे विल डू दैट जॉब फॉर यू। बिल्कुल। और राधिका, क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो एक नया कीर्तिमान एडलवाइस ने छुआ है। एडलवाइस भारत बॉन्ड ETF ने 3 साल से कम अवधि में हमने देखा 50 करोड़ AUM
का जो ये लैंडमार्क है क्रॉस किया है, ये अपने आप में एक अच्छा कीर्तिमान है और बड़ा कीर्तिमान है। अब एक जो नई किस्त है इसकी भारत बॉन्ड ETF 4 की दिसंबर में आने को तैयार है। कोई खास तारीख जिसका निवेशक करे इंतजार, और क्या इस बार और निवेशकों को मिलेगा? तो आई थिंक पहली बात तो ये कि 3 साल के अंदर भारत बॉन्ड का 50,000 करोड़ होना हमारी खुद की टारगेट मैच्योरिटी फंड आई थिंक 65,000 करोड़ इंडस्ट्री का आता है। हम भी इमेजिन नहीं कर पाए, और मेरे हिसाब से ये भारत बॉन्ड के लिए भी और टारगेट मैच्योरिटी फंड के लिए अभी तो जैसे कहते हैं ना वो गाना है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आई थिंक हमें भी नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि जैसे फिरोज ने कहा इतनी बड़ी FD की मार्केट है, सिर्फ जानकारी की जरूरत है। तो चौथा ट्रांच हाँ भारत बॉन्ड का आएगा, दिसंबर में आएगा। मैं अभी डेट्स नहीं अनाउंस करूंगी, लेकिन पहले हाफ ऑफ दिसंबर में आएगा, अर्ली दिसंबर में आएगा। मुझे हर इशू में लोग हर किश्त में पूछते हैं कि भाई क्या बदला है, क्या बदला है। हमने एक कमिटमेंट की थी भारत बॉन्ड के साथ कि हम लैडर बनाएंगे। तो हमने 2023 और 2030 लॉन्च किया, फिर 25 किया, फिर उसके बाद 31 किया, 32 किया। तो हम 2033 भी करेंगे, और इसमें हम कुछ खास बदलना नहीं चाहते हैं। अंग्रेजी में एक कोट है, व्हाई फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। तो आई थिंक भारत बॉन्ड जैसा है काफी सक्सेसफुल है, और लोगों को अब जाके 3 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस कैटेगरी पे, अब भी जाके टारगेट मैच्योरिटी फंड की बात थोड़ी मेन स्ट्रीम हुई है। तो हम कुछ बदलाव नहीं चाहते, जो चीज अच्छी चल रही है निवेशकों के लिए चल रही है। बहुत लोगों के लिए उनकी पहली पॉकेट मनी की इन्वेस्टमेंट है, यंग निवेशक मुझे लिखते हैं। तो इट विल बी द सेम एज व्हाट इट हैज बीन इन द पास्ट, कोई बदलाव नहीं आएगा। आपका पुराना भारत बॉन्ड चौथे अवतार में। ओके ओके, तो सेम टीम कॉम्बिनेशन के साथ, सेम कंपोजिशन के साथ एक बार फिर से भारत बॉन्ड ETF की जो चौथी किस्त है वो आने को तैयार है दिसंबर में। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हम राधिका और साथ ही फिरोज, आप दोनों का हमारे साथ मनी गुरु में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के शो में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।